ये कहानी है हमारे हीरो वांग युन की, जो कि ईस्ट किंगडम का एक सामान्य राजकुमार था। वैसे तो नसीब में उसकी सिर्फ एक राजगद्दी थी, लेकिन उसने चुना तकदीर से बगावत का रास्ता। जब उससे उसका सब कुछ छीन लिया गया, जब मौत उसके सिरहाने खड़ी थी, तब उसने पाई एक विरासत, बैटल सेलेस्टियल ऑफ ईस्ट की लेगेसी। उसी पल जन्म हुआ एक नई शक्ति का, एक ऐसे योद्धा का जो ना इंसान रहा ना देवता, बल्कि कुछ और। दुनिया के लिए वो एक राजा था, एक उदार सम्राट, लेकिन स्वर्ग के लिए वो था एक पापी, एक हेवन डिवावरिंग डीमन, जिसने ये नियम को तोड़ दिया, जिसने तीनों रंग के नियम बदल दिए और जिसे कोई भी दैवी शक्ति रोक नहीं पाई। लेकिन सवाल ये है, क्या वांग युन सच में एक नायक है या वो बन चुका है सबसे बड़ा विनाश? तो चलो बिना वक्त जाया करे इस कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें जूशियन क्लिफ का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। वेल, इसका नाम है मिंगलोंग। वो एक बहुत ही सुंदर धुन गुनगुना रही थी कि तभी हेवन से आवाज आई कि मिंगलोंग, तुमने एक फॉरबिडन आर्ट को प्रैक्टिस करने की जरूरत कैसे की? तुम्हारी वजह से 10,000 डीमंस भड़क गए हैं और अब वो हमारे सेलेस्टियल कोर्ट के खिलाफ बगावत करेंगे, जिसके चलते हमारे सेलेस्टियल कोर्ट ने डिसाइड किया है कि अब तुम्हारी इस गलती के चलते तुम्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। जिसके बाद हमें सेलेस्टियल कोर्ट की विशाल आर्मी दिखाई जाती है। उनका लीडर उन्हें हुक्म दे चुका था कि जल्दी से एरी को फॉर्म कर लो, आज हम इस मिंगलोंग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो उन लोगों ने जल्दी से अपनी पावर्स को गैदर करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया और फिर उसी में से एक डिवाइन स्लैश रिलीज होते हुए सीधे मिंगलोंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन मिंगलोंग तो एकदम रिलैक्स है, उल्टा वो अपने कानों को साफ करते हुए सेलेस्टियल कोर्ट के लोगों से कह रही थी कि तुम तो कुछ ज्यादा ही शोर मचाते हो। और फिर उसने अपने कानों के अंदर से एक स्टैब बाहर निकाल कर सीधा उस डिवाइन स्लैश को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद उसी दे जंप लगाते हुए उन लोगों की धुलाई करना शुरू कर देती है। उस पर तो उन लोगों की पावरफुल से पावरफुल टेक्निक का भी कोई असर नहीं हो रहा था, उल्टा मिंगलोंग की इतनी सारी आर्मी पर भारी पड़ गई। वो कहने लगी, जेड एम्परर, ये सब तुम्हारा ही किया धराया है, तुम्हें तो हमेशा से डर्टी ट्रिक्स खेलने को अच्छा लगता है। अगर तुम में जरा भी दम है तो आकर मेरा मुकाबला करो। जो सुनते ही हेवंस उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि एक तो तुमने इमॉर्टल्स के रूल्स को ब्रेक किया है और ऊपर से तुम्हें इसका कोई भी पछतावा नहीं। तुमने रूल्स के खिलाफ जाकर खुद ही अपनी मौत को बुला भेजा है। जिस पर मिंगलोंग कह रही थी कि मैं ऐसे रूल्स को नहीं मानती जो कि बस लोगों को सप्रेस करने के लिए बनाए गए हो। और फिर हेवंस और मिंगलोंग के दरमियान एक जोरदार क्लैश हो गया। मिंगलोंग पावरफुल तो थी, मगर उसमें इतनी भी शक्तियां नहीं कि वो हेवंस का मुकाबला कर पाए। मगर फिर भी मिंगलोंग ने सेलेस्टियल कोर्ट को तगड़ी टक्कर दी, मगर उसका मुकाबला था एक विशाल आर्मी से, जिसे वो सुप्रीम इमॉर्टल हरा नहीं पाई। उसे पता था कि थोड़ी देर में सेलेस्टियल कोर्ट उसे खत्म कर देगा, इसलिए मिंगलोंग ने खुद को ही डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो अपने दुश्मनों के हाथों मारी न जाए। साथ ही उसका जो मैजिकल स्टाफ था वो भी अपने आप मीटेरॉइड में ट्रांसफॉर्म होकर इस दुनिया में बिखर गया। और अब हमें सीधा 1,20,000 साल बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर इमॉर्टल बीस्ट गार्डन में एक बंदे को पनिश किया जा रहा था। वेल, ये है हमारा हीरो वांग युन। वो कह रहा था कि जो क्राइम मैंने किया ही नहीं, भला मैं उसके लिए कन्फेस कैसे कर सकता हूँ? जिस पर उसे कोड़ी मारने वाला बंदा कहने लगा कि तुम टोंगशन सोड सीख के कोई प्रिंस नहीं हो, बल्कि यहाँ के सर्वेंट हो, और मामूली से गुलामों पर ऐसा एटीट्यूड तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो अब जल्दी बताओ कि तुमने उस क्रेन परिंदे को पॉइजन क्यों किया? तो वांग युन उससे कहता है कि मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ और अब मैं दोबारा से वही कहूँगा कि मैंने उस परिंदे को पॉइजन नहीं किया। वेल, इस बंदे का नाम था जाओ चुआन और ये पहले ही वांग युन से नफरत करता है। वो कहता है, वांग युन, चलो आज देखते हैं कि तुम्हारी बॉडी ज्यादा टफ है या फिर मेरा चाबुक। और फिर वो दोबारा से उसे पीटना शुरू कर देता है। तब तक वहाँ पर एक बुजुर्ग पहुँच गए। वो कह रहे थे कि प्लीज उसे मत मारो, इस बच्चे ने किसी क्रेन परिंदे को पॉइजन नहीं किया, प्लीज इसे छोड़ दो। वेल, इनका नाम है एल्डरसन और ये वांग युन को अपने बेटे जैसा ट्रीट करते हैं। वांग युन उनसे कह रहा था, सीनियर प्लीज आप इस बंदे के सामने भीख मत मांगिए, वैसे भी ये बेवजह मुझे टारगेट कर रहा, इसलिए आपके रोने धोने का इस पर कोई असर नहीं होने वाला। जो सुनते ही जाओ चुआन कह रहा था कि अगर तुमने उस परिंदे को पॉइजन नहीं किया तो फिर किसने किया? और उतने में वहाँ पर इमॉर्टल C2 की एंट्री हो गई। वो कह रहा था कि अब तो रात हो चुकी है, मगर फिर भी तुम इस बंदे से सच्चाई उगलवा नहीं पाए, इसे मैं तुम्हारी नाकामी समझूं या फिर इस बंदे की बहादुरी? जो सुनते ही जाओ चुआन सीधे उसके पाँव में गिरकर उसके जूते साफ करते हुए बताने लगा कि वांग युन काफी ज्यादा जिद्दी है, इसे मैं कब से पीट रहा हूँ, मगर अभी भी उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया। जिस पर सिटीजन कहने लगा कि अगर ये अपना गुनाह कबूल नहीं करता
तो फिर उसका सीधा इल्जाम तुम पर आएगा। जो सुनते ही जाओ चुआन ने वांग यून को और जोर से पीटना शुरू कर दिया। उससे पूछ रहा था कि जल्दी बता, तूने उस सेलेस्टियल क्रेन को जान से क्यों मारा? आखिर उस परिंदे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? और उतने में एल्डरसन कहने लगे कि प्लीज वांग यून को छोड़ दो। तो शायद मैंने गलती से खाना समझकर वो पॉइजन ही क्रेन परिंदे को फीड किया होगा। इमॉर्टल, अगर आपको किसी को पनिश करना ही है तो मुझे कीजिए, लेकिन मेरी इस गलती की सजा इस बेकसूर वांग यून को मत देना। जो सुनते ही सिटुजिन उन पर भड़क गया। वो कह रहा था कि क्या अब तुम मुझे मेरा काम सिखाओगे? जिसके बाद उसने एक ही अटैक में एल्डरसन को बुरी तरह से घायल कर दिया। साथ ही साथ वो जाओ चुआन को हुक्म देता है कि जाकर इस बुढ़े को रूल सिखाओ। जो सुनते ही जाओ ने उन पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर तब तक वांग यून ने खुद को आजाद कर लिया था। उसको विप पकड़ते हुए कहने लगा कि ना ही मैंने और ना ही एल्डरसन ने उस परिंदे को पॉइजन किया है, मगर फिर भी तुम लोग हम पर झूठे इल्जाम लगा रहे। वैसे भी तुम लोग बेवजह हमें टॉर्चर करते हो क्योंकि हम तुम्हारे गुलाम हैं। मगर अब बस बहुत हो गया, अगर आज तुम मुझे खत्म करोगे तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। जिसके बाद वांग यून ने एक जोरदार पंच के साथ जाओ चुआन को काफी दूर पुश कर दिया। साथ ही साथ उस पर एक और पंच हिट करने वाला था, मगर उतने में जाओ यान पीछे से आकर उसके सीने में अपनी विप घुसा देता है। वहीं पर सिटुजिन वांग यून से कह रहा था कि तुमने हमारे सेक्ट के रूल्स को ब्रेक किया है, इसी वजह से तो तुम्हें ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट किया गया। अब वांग यून को बुरी तरह से घायल करने के बाद वो बंदा वहाँ से निकल पड़ा। उसके साथ हम एक और बंदी को देख पाते हैं जिसका काम है सिटुजिन को प्रोटेक्ट करना। वो कहता है नानगोंग, ये बंदा मुझ पर अटैक करने वाला था, मगर फिर भी तुमने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जिस पर नानगोंग जवाब देते हुए कहने लगी कि मुझे आपके बड़े भाई कांग ने अपॉइंट किया है ताकि मैं मुश्किल हालातों में आपकी मदद कर पाऊँ। और आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो तो एक मामूली सा मैटर था। जिस पर सिटुजिन कहने लगा कि हाँ, तुम तो मेरे बड़े भाई की फिक्र करती हो, मेरी तो तुम्हें जरा भी परवाह नहीं। अब अगले सीन में हमें वांग यून की ग्रेव दिखाई गई, यानी कि जाओ चुआन के एक ही अटैक में उसकी मौत हो चुकी थी। एल्डरसन भी उसकी मौत से काफी ज्यादा दुखी थे। वो कहते वांग यून, मेरे कोई बच्चे नहीं, कई सालों से हम दोनों साथ थे। एक वक्त पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम ही मेरी फैमिली हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे जैसा प्यार किया, मगर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे मेरा सब कुछ छीन चुका हो। मैंने तुम्हारे लिए मेटेराइट का एक पीस रखा हुआ है जो कि कई पीढ़ियों से जनरेशन टू जनरेशन मेरी फैमिली में पास होता आया था। मैं तुम्हें कुछ और तो दे नहीं पाया, मगर ये मेटेराइट मेरी तरफ से प्यार का एक नजराना समझकर रख लो। इधर ग्रेव के अंदर उस मेटेराइट के टुकड़े से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होकर वांग यून को एक एबिस में ढकेलने लगी। वहीं पर एल्डरसन उसे सेफ जर्नी की विश कर रहे थे और उतने में वांग यून की आंखें खुल जाती हैं। उसे अपने दुश्मनों की आवाजें सुनाई दे रही थी जिन्होंने उस पर अपने खोखले रूल्स को ब्रेक करने का इल्जाम लगाया। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वांग यून कोई गुलाम नहीं था, बल्कि ईस्टर्न पैलेस का एक क्राउन प्रिंस था, लेकिन उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाते हुए उससे उसका टाइटल छीना गया। इतना ही नहीं, वांग यून को अपने ही राज्य से बैनिश कर दिया था, जिसके चलते वांग यून को अपने कॉन्टिनेंट को छोड़कर दूसरी रियासत में आकर एक गुलाम की जिंदगी गुजारनी पड़ी। उतने में ही वांग यून कहता है कि मैं तुम्हारे हाथों सप्रेस नहीं हो सकता, ना ही तुम लोग मुझे मार सकते हो और ना ही ये जमीन मेरे दिल को दफना सकती है। अब तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि एक योद्धा वापिस आ चुका है। मैं हेवंस के बनाए रूल्स को ब्रेक करूंगा। और उतने में ही उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी। उस ब्लैक एबिस की मैजिकल पावर उसकी बॉडी में समाने लगी थी। वो कहता है कि एक दिन मैं एक ग्रेट सेंट बनूंगा जो कि सेलेस्टियल पैलेस के एम्परर को भी हराने की ताकत रखता है। साथ ही यहाँ पर उसे एक और डिवाइन आवाज सुनाई देने लगी जो उसे बता रही थी कि तुमने मेरी टीचिंग को इनहेरिट किया है, जिसके चलते तुम्हें मेरी सबसे स्पेशल वज्रा बॉडी टेक्निक मिलेगी। उसे मास्टर करने के बाद तुम अर्थ को चीरते हुए हेवंस तक पहुंच जाओगे। तुम्हें फिर कोई भी हरा नहीं पाएगा। तुम्हारे पास 3-fold निर्वाणा और सी ऑफ ऑल धर्मास की पावर्स भी होगी। दरअसल ये सारी टेक्निक्स बिलोंग करती थी एंशिएंट सुप्रीम इमॉर्टल मिंगलोंग से, जिसने हजारों सालों पहले हेवंस का मुकाबला किया था। और अब उसी के ड्रैगन स्टाफ पर सवार होकर वांग यून हेवन में मौजूद इमॉर्टल रेल्म का नजारा देख पाता है। वो कह रहा था कि जगह तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। मुझे कभी लगा नहीं था कि मॉर्टल्स की दुनिया के ऊपर ऐसी भी एक दुनिया होगी। इधर जाओ चुआन एल्डरसन को दोबारा से परेशान करने पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि अब तो तुम्हारा प्यारा वांग यून ऑलरेडी जहन्नुम में पहुंच चुका होगा। अब यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें मुझसे बचा पाएगा। जिस पर एल्डरसन कहते कि ऑलरेडी तुम लोगों ने मेरे बच्चे को खत्म कर दिया है, तुमने मेरा पहले ही सब कुछ छीन लिया है, इसलिए प्लीज अब तुम मुझे सुकून से मरने दो। जिस पर जाओ चुआन कहता है कि अरे मैं तो आपकी काफी ज्यादा फिक्र
फिक्र करता हूँ। मुझे पता है कि वांग्युन के बिना आपका दिल नहीं लगेगा, तो क्यों ना मैं आपको भी उसके पास पहुँचा दूँ। इस तरह से आप दोनों एक बार फिर से रियूनाइट हो सकते हो। और अब वो एल्डर सन पर अटैक करने वाला था कि तभी वांग्युन की ग्रेव ब्रेक होकर उसे काफी दूर पटक देती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि अपना हीरो वांग्युन दोबारा से रिवाइव हो चुका है, जिसे देखकर तो जाओ चुआन के होश ही उड़ गए। वो कह रहा था, वांग्युन ये कॉफिन भी तुम्हें रोक नहीं पाई। और उतने में वांग्युन अपनी आंखें खोलते हुए कहने लगा कि तुम मेरे सीनियर को किसी से रियूनाइट करना चाहते थे ना, तो ये लो मैं वापिस आ चुका हूँ। तो जाओ चुआन भी अपने स्पीयर को घुमाते हुए कहने लगा कि तुम कोई ह्यूमन हो या फिर गोस्ट, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें पहले भी खत्म किया था और अब भी मैं वही करूंगा। जिसके बाद वांग्युन पर अपने स्पीयर से हमला कर देता है, मगर उस अटैक को वांग ने अपने एक फिंगर से ही रोक लिया था। वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा बकवास करते हो, तुम्हें तो खामोश करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने हल्के से टच से जाओ युआन को चट्टान पर पकड़कर उसका स्पीयर उसके आर पार घुसा चुका था। जिसके बाद वो जल्दी से एल्डर सन को संभालने चला गया, मगर सन तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वो कहने लगे कि तुम दोबारा से जिंदा हो गए, तो तुमने इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए था, मगर तुमने तो रिवाइव होते ही उस बंदे की जान ले ली। अब अगर ये बात सेक्ट को पता चल गई तो वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर वांग कहता है, ठीक है फिर चलो हम दोनों यहाँ से भाग निकलते हैं। मगर एल्डरसन ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। वो कह रहे थे कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना मैं इस चट्टान पर अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। जिसके बाद वो जानबूझकर टूम्बस्टोन पर अपना सिर पटकने का नाटक करने लगे। जो देख वांग कह रहा था, सीनियर आप हमेशा इसी ट्रिक का यूज करके मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करते हो, तो क्यों ना आप इस बार कोई और ट्रिक का यूज करो, ये तो मुझे अब काफी ज्यादा बोरिंग लग रही। जो सुनते एल्डरसन मायूस हो गए। वो कह रहे थे कि मेरी वजह से तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी और हम आसानी से पकड़े जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अकेले ही यहाँ से भाग निकलो। मेरी वजह से तुम मारे जाओ, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। जिस पर वांग कहता है कि हम पहले भी डोंग्यू किंगडम से भागकर टोंगशान सोर्ड सेक्ट आए थे, मगर इस बार मैं भागना नहीं चाहता। अगले महीने में हमारे सेक्ट में एक ट्रायल होने वाली है, जिसमें मैं अपना स्टनिंग इम्प्रेशन बनाकर यहाँ का डिसाइपल बनना चाहता हूँ। इसी तरह से मैं उन लोगों से बदला ले पाऊंगा जिन्होंने हम दोनों को हर्ट किया था। अब अगले सीन में हमें बीबो माउंटेन रेंज दिखाई गई, जहाँ पर वांग्युन ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। वो एल्डरसन ने दिए हुए मेटेराइट के पीस को देखकर कह रहा था कि इसी छोटे से पीस ने मुझे इतना पावरफुल इनहेरिटेंस हासिल करने का मौका दिया, मगर अब तो ये ऑब्जेक्ट कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। ये इतना मामूली आइटम तो हो ही नहीं सकता। और उतने में वो ऑब्जेक्ट ग्लो होकर वो वांग्युन को उसकी इनहेरिटेंस स्पेस में पहुंचा देता है। वांग्युन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जगह कौन सी है। और उतने में उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा स्टैचू नजर आया, जिसमें से उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाज थी मिंगलोंग की। वो कहती है कि लाखों सालों में कोई भी बंदा मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाया था, मगर बच्चे तुम्हें देखकर ही मैं समझ गई थी कि तुम्हारा इमॉर्टलिटी से बहुत ही डीप कनेक्शन है, इसलिए तुम्हें मेरी लेगेसी मिल गई। अब अगर तुम मेरे सामने सबमिट करो तो मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बना दूंगी। मगर उतने में वांग्युन ने बड़ी ही फनी अंदाज में उसे उठा लिया और उससे पूछता है, बच्ची आखिर तुम कौन हो? जिस पर वो कहने लगे, बरखुरदार जरा जबान संभाल कर बात करो, तुम हजारों सालों पुरानी पियरलेस डीमन क्वीन मिंगलोंग से मुखातिब हो रहे हो। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं कि मुझे देखते ही न जाने कितने सारे इमॉर्टल्स ने डर के मारे अपनी पतलून गीली की होगी। तो अब अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं एक ही ब्लो में तुम्हें भी निपटा दूंगी। इसलिए वांग्युन ने सीधा उसे जमीन पर पटक दिया, मगर वो तो दुगनी स्पीड से वांग्युन पर पंच हिट करने पहुंच चुकी थी। हालांकि वांग्युन ने उसके सिर को पकड़कर उसे रोक लिया। वो कह रहा था, हो तो तुम इतुसी, मगर बातें बहुत बड़ी बड़ी करती हो। अब तुमने ऑलरेडी मुझे अपने बारे में काफी सारी बातें बता दी हैं, तो क्यों ना तुम मुझे प्रैक्टिकली दिखा दो कि तुम कितनी बड़ी जीनियस हो। तो इस तरह से मिंगलोंग के गाइडेंस के अंडर वांग्युन की ट्रेनिंग शुरू हो गई। कुछ पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट का मुकाबला करने के बाद वो लेवल अप किए जा रहा था। वो फाइट करता है और मिंगलोंग उसे कल्टीवेशन के सारे रूल्स बताती है। वो कह रही थी कि अगर तुम्हें इमॉर्टलिटी हासिल करनी है तो उसकी शुरुआत होगी तुम्हारी मॉर्टल बॉडी को टेम्पर करने से। सबसे पहले तुम्हें अपना फ्लैश टेम्पर करना होगा, उसके बाद बारी आएगी मसल्स की, और फिर तुम्हारे बोन्स टेम्पर होंगे। तो इसी को फॉलो करते हुए वांग्युन वज्रा बॉडी की सेकंड लेवल वज्रा टेंडेंस पर पहुंच चुका था। और फिर पूरे 1 महीने और प्रैक्टिस करने से उसकी बॉडी में मौजूद सारे एक्यू पॉइंट्स ओपन हो गए। इससे अब वांग्युन का स्पिरिट भी रिफाइन होने लगा था और
और जैसे बॉडी एंड स्पिरिट रिफाइन होकर एक हो गए, उसी वक्त वांग युन वज्रा बॉडी की 3rd लेवल यानी कि वज्रा फ्लेम बोन्स पर पहुंच गया। उसने तो 1 महीने के अंदर ही काफी अच्छी प्रोग्रेस की थी, मगर फिर भी मिंगलोंग इससे खुश नहीं होती। वो कहती, लड़के तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, पूरे 1 महीने में तुम बस 3 लेवल्स तक ही पहुंच पाए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद ये काम कुछ 1 आध घंटे में ही पूरा कर लेती। और उतने में वांग युन को एक जोरदार क्लैश की आवाज आई। वो कह रहा था कि शायद यहाँ आसपास कोई फाइट चल रही होगी, मैंने भी वहाँ जाकर चेकआउट करना चाहिए। जिस पर मिंगलोंग कहते, अरे तुम तो रहने दो, तुम्हारी जैसी कमजोर बंदे ने तो बस सबसे छुपकर कल्टीवेट करना चाहिए। अगर दूसरों के मसलों में इंटरफेयर करोगे तो बेवजह मार खानी पड़ेगी। हालांकि वांग को पता था कि ये तो बस बक की दुकान है, इसलिए मिंगलोंग की बातों को इग्नोर करते हुए तुरंत ही वो फाइट देखने के लिए रवाना हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम सू यानली नाम की बंदी को देख पाते हैं, जो कि एक बीस्ट के हाथों बुरी तरह से घायल हो गई थी। वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उस बीस्ट पर अटैक करने की कोशिश तो करती है, मगर उसका ये अटैक पूरी तरह से फेल हो गया। साथ ही अब उसकी स्पिरिचुअल पावर भी पूरी तरह से ड्रेन हो गई थी। मगर इससे पहले कि वो बीस्ट उसे खत्म कर पाए, वहाँ पर वांग युन की एंट्री हो गई। उसने अपने ड्रैगन स्टाफ का यूज करके इस बीस्ट के अटैक को काउंटर कर दिया था, जिसके बाद वो यानली को अपनी पीठ पर कैरी करते हुए वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि वो अभी इतना पावरफुल नहीं था कि इस बीस्ट को आसानी से हरा पाए। और फिलहाल तो बॉडी रिफाइनिंग की 3rd लेवल पर था और ये बीस्ट है 6ठी लेवल पर, जिसके चलते वो बीस्ट इन्हें फॉलो करने लगा। उसे पता था कि ये दोनों तो आसान शिकार हैं। इधर वांग युन तो भागते हुए उस बंदी से उसका नाम पूछने लगा, तो उसे ऐसी सिचुएशन में बिंदास देखकर तो लड़की भी थोड़ा सा चौंक गई। इधर मिंगलोंग माइंड स्पेस से उसे बता रही थी कि राइट में मुड़कर तुरंत ही उसकी आंखें फोड़ दो, मगर वांग युन उसकी एक नहीं सुनता, जिसके चलते मिंगलोंग भी इरिटेट होने लगी। वो कह रही थी, यार तुम तो 1 नंबर के लूजर हो, तुमने उस बीस्ट की आंखें फोड़कर मुंह तोड़ देना चाहिए था, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी और अब तुम्हें इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। वेल तब तक ये लोग क्लिफ की एज पर पहुंच गए थे और इसी वजह से तो मिंगलोंग ने उन्हें राइट लेने के लिए बताया था, मगर वांग युन ने उसकी बातों को इग्नोर किया, जिसके चलते अब वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। साथ ही अब इन दोनों के पास फाइट बैक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। तो यानली ने अपना सोर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए उस बीस्ट पर कई सारे अटैक कर दिए। वहीं पर वांग ने भी अपने ड्रैगन स्टाफ का यूज करते हुए हेवंस ओपन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वो इतने बड़े बीस्ट को अपने ड्रैगन स्टाफ पर ही उठा लेता है। मगर उसे क्लिफ के नीचे गिराने के चक्कर में ये लोग भी उस बीस्ट के साथ वहाँ से फेल हो गए। हालांकि वांग युन ने समय रहते पेड़ को होल्ड करते हुए यानली और खुद को नीचे गिरने से बचा लिया। वो कह रहा था, तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो, लेकिन उसका स्टाइल मारने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस पेड़ की टहनी टूटकर ये लोग सीधे नीचे बहने वाली रिवर में गिर जाते हैं। अब रात के समय वांग खाना पकाकर यानली को मनाने की कोशिश करने लगा। वो कहते, देखो हम पानी में गिरे ये मैटर नहीं करता, हम अभी भी जिंदा है, तुमने इस बात की खुशी मनानी चाहिए। तो यानली तुरंत ही उसके हाथ की रोस्टेड फिश छीनकर उस पे टूट पड़ी। इतना ही नहीं, वांग ने उसके पाँव पर पट्टी भी कर दी थी ताकि उसे कोई ग्रेव इंजुरीज ना हो। और उसका रहमदिल नेचर यानली को काफी ज्यादा पसंद आ गया, जिसके बाद ये दोनों भी सेक्ट की तरफ रवाना हो गए। वांग युन 1 महीने के बाद टोंगशान सोर्ड सेक्ट वापिस आ गया था। यहाँ आते ही उसने दोबारा से अपना गुलामों वाला काम शुरू कर दिया। उतने में ही वहाँ पर सिटू और शाओ पहुँच गए। एल्डर सन वांग को बता रही थी कि तुम इन लोगों के सामने बिल्कुल भी मत आना, 1 महीने तक तुम इनसे छुपते आए हो, तो मैं नहीं चाहता कि आज तुम पकड़े जाओ। देखो कल ही सर्वेंट की ट्रायल के एग्जाम होने वाले हैं, तो कल तुम अरीना में अपनी पावर शो कर देना। मगर वांग कहता है कि कुछ प्रॉब्लम्स भागने से सॉल्व नहीं होती, हमें उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। सिटू जिन तो उसे जिंदा देखकर काफी ज्यादा चौंक गया। वहीं पर शाओ कह रही थी कि अरे एक सर्वेंट भी तुमसे संभाला नहीं जा रहा, इससे अच्छा तो मैं खुद ही इस बंदे को खत्म कर देती हूँ। जो सुनते ही सिटुजिन के ईगो पर चोट लग गई। वो वांग युन से कह रहा था कि चलो आज मैं खुद तुम्हारा मुकाबला करूंगा, फिर देखते कि तुम कब तक मेरे सामने जिंदा बचते हो। अब इन दोनों ने भी अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, मगर उतने में वहाँ पर यानली अपने क्रेन परिंदे पर सवार होकर पहुँच गयी। दरअसल यानली इसी पिक की मास्टर है और वांग ने उसकी कुछ दिनों पहले ही जान बचाकर अपने एबिलिटीज से उसे इम्प्रेस कर दिया और इसी वजह से यानली उसकी मदद करने यहाँ आई थी। वो सिटू से कहने लगी कि पिछली बार भी तुमने खुद अपने परिंदे को पॉइजन देकर दूसरों को बेवजह पनिश किया। उस बार तो मैंने तुम्हारी हरकत को नजरअंदाज किया, लेकिन हर बार यहाँ तुम्हारी मन मर्जी नहीं चल सकती, इसलिए जल्दी से अपनी इस चमची को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर सिटीजन कह रहा था कि एक बार मैं अपना मैटर सॉल्व कर लूँ, फिर मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। और भले ही आप इस पिक की मास्टर होंगी, लेकिन मेरे भाइयों ने भी काफी
अच्छी प्रोग्रेस की है तो वो आपको यहाँ पर हुक्म चलाने नहीं देंगे। जो सुनते ही यार्ली ने कड़ाकेदार चमाट मारते हुए उसे जलील करके वहाँ से दफा कर दिया। साथ ही वांग को बताती कि लास्ट टाइम हमारी मुलाकात के बारे में किसी को कुछ मत बताना, वरना लोग ये समझेंगे कि मैंने तुम्हें जानबूझकर फेवर किया है। जिसके बाद अगले ही दिन एसेंशियल पिक की ट्रायल शुरू हो गई। इस ट्रायल में 3 वेव्स में डिमोनिक बीस्ट अपीयर होंगे, तो इन्हें उन डिमोनिक बीस्ट को स्ले करते हुए आगे बढ़ना होगा। साथ ही एल्डर ने इन सब को रिफाइंड फायर टैलिस्मान भी दे दिया था, ताकि मुश्किल वक्त में ये लोग उस टैलिस्मान को क्रश करके खुद को बचाने के लिए ट्रायल से बाहर आ जाएं। एल्डर बताते हैं कि इस पाथ को क्रॉस करके बैरियर से बाहर आने वाले पहले 10 लोगों को ही एसेंशियल ट्रायल के फाइनल बैटल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। वेल, इस ट्रायल को देखने के लिए सिटू और शाओ भी आए हुए थे। शाओ कहने लगे कि इस बैटल में तो सभी सर्वेंट्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे तो इसे देखने में जरा भी मजा नहीं आ रहा। जिस पर सिटोजिन कहता है कि ना, तुम तो पूरी तरह से गलत हो, ये लोग बस हमारे से एक डिसाइपल बनने के लिए खुद की जान को दांव पर लगाएंगे। मुझे तो ये बोरिंग नहीं बल्कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा। वहीं पर यानली भी ये मुकाबला देखने आई हुई थी। वो अपने सीनियर को बताती है कि आज इनमें से एक बंदा तो जरूर से कॉन्टेस्ट में जीत हासिल करेगा, मुझे उससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। इधर वांग एल्डर सन को अपनी पीठ पर कैरी करते हुए अरीना की तरफ निकल चुका था। सन कहने लगे, बच्चे अगर आज के ट्रायल में तुम जीत गए तो मैं अपनी बढ़िया सी वाइन तुम्हें गिफ्ट करूंगा। उसे तो मैंने 30 सालों से जमीन में बरी करके रखा है। जिस पर वांग कह रहा था कि फिर तो आज अपने घर जम के पार्टी होंगी। जिसके बाद वांग्यून ने एसेंशियल ट्रायल में हिस्सा लिया, जहाँ पर वांग्यून ने कई सारे डिमोनिक बीस्ट को आसानी से खत्म करना शुरू कर दिया था, जो देखकर मिंग लॉन्ग भी इम्प्रेस हो गई। साथ ही वांग्यून यहाँ पर एक लड़की की भी मदद करता है जिसका नाम था मिंग। वे ले बंदी बॉडी टेम्परिंग की 6ठी लेवल पर है। वो वांग्यून से कह रही थी कि आज जरूर से हम इस ट्रायल को जीत लेंगे। इधर शाओ तो वांग का परफॉर्मेंस देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कहती है कि ये बंदा तो अच्छा खासा पावरफुल है, हमने बेवजह इसे परेशान किया। जिस पर सिटोजिन कहने लगा कि अभी तो बस शुरुआत हुई है, बस एक बार वांग ये कॉन्टेस्ट जीत जाए, मैंने उसके लिए फिर एक शानदार तोहफे की प्रिपरेशन की है। उतने में ही सिटोजिन का बड़ा भाई कांग वहाँ पर आ जाता है और सिटोजिन से कह रहा था कि ये बंदा मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है, अगर तुम इससे उलझ गए तो बेवजह लेने के देने पड़ जाएंगे। साथ ही वहाँ पर हम सीनियर मो नाम के बंदे को भी देख पाते हैं, जिसका मिजाज तो हद से ज्यादा रोमांटिक था। यहाँ पर तो ट्रायल देखने नहीं बल्कि लड़कियों को ताड़ने आया था। वही दूसरी तरफ वांग ने सेकंड लेवल को भी पार कर लिया था। जिसके बाद ये सभी लोग स्टोनहेंज के पास पहुँच गए, जहाँ पर इनके सामने ढेर सारे पावरफुल एप्स आ जाते हैं। अगर इन्हें फाइनल लेवल को क्रॉस करना है तो इन्हें हरा कर ही आगे जाना होगा, मगर इस कोशिश में कई सारे लोग घायल हो गए थे। कुछ कल्टीवेटर्स तो उस एप के हाथों मारे भी गए, इसलिए वांग्यून उसका मुकाबला करना स्टार्ट कर देता है। तो पावरफुल एप भी वांग को कुचलने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वांग उसके सारे अटैक को बड़ी ही तेजी से डॉज करने लगा। वेल, उसका ये मुकाबला टोंगशान पिक पर बैठे हुए मास्टर भी देख पा रहे थे। इनफैक्ट वो अपने चेस पीस के जरिए उस पर कई सारे एप्स रिलीज कर देते हैं, मगर वांग अपनी सोर्डमैनशिप के दम पर उन्हें डोमिनेट कर रहा था। इधर मुंह सोचता है कि अरे यहाँ आने का तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ, यहाँ पर तो बस लड़के ही लड़के नजर आ रहे। वहीं दूसरी तरफ ट्रायल में आखिरी एप को रास्ते से हटाने के लिए सभी कल्टीवेटर्स ने मिलकर उस पर अटैक कर दिए, मगर एप उन सभी के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें पीछे ढकेल चुका था, जो देखकर वांग जल्दी से अपने ड्रैगन स्टाफ को समन कर लेता है। उसे बस इस एप के वीक पॉइंट्स पर अटैक करना था, तो उसने अपनी पावर को स्टाफ में ऐड करते हुए ओपन द हेवंस टेक्निक का यूज कर उस बीस्ट पर अटैक कर दिया, जिससे फाइनली उस एप का किस्सा खत्म हो गया। तो इस तरह से इस पाथ को क्रॉस करने के बाद फाइनली कुछ कल्टीवेटर्स बैरियर से बाहर आ गए थे। वहीं पर एल्डरसन भी वांग को उनके साथ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। साथ ही लोगों ने बताते हैं कि अब तो आपके अच्छे दिन शुरू हो गए, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। साथ ही एल्डरसन को अपने वांगियों पर काफी ज्यादा प्राउड फील होता है और उतने में सिटोजिन उनसे बात करने पहुंच गया। वो कह रहा था कि अब तो वांग भी जल्दी हमारी इमॉर्टल सेक्ट को ज्वाइन करेगा, इसलिए हमने अपनी पुरानी सारी बातें भूलकर नई शुरुआत करनी चाहिए। आफ्टर ऑल आज के कॉन्टेस्ट के बाद हम सब एक फैमिली बन जाएंगे। और बेचारे एल्डरसन भी उसकी बातों में आ चुके थे, उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं पर एल्डर अनाउंस करते हैं कि एसेंशियल पाथ को तो तुम लोगों ने क्रॉस कर लिया, मगर फाइनल बैटल अभी भी बाकी है। तुम में से जो भी आखिर तक डटे रहे कि इस इमॉर्टल आपको कैच करेगा उसी को विनर घोषित किया जाएगा। इस बार हम विनर को 2 स्पेशल रिवॉर्ड्स देने वाले हैं। पहली तो ये है ची कंडेंसिंग पिल, इसे गोल्डन कोर वाले इमॉर्टल ने रिफाइन किया है। इस पिल को देखते ही ऑडियंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि इस पिल को कंज्यूम करते ही वो पर्सन बॉडी रिफाइनिंग की 10वीं लेवल से सीधा ची कंडेंसिंग रूट स्टेज पर जा सकता था। और सेकेंड
रिवॉर्ड के तौर पर विनर को टॉप ग्रेड का मॉर्टल आर्टिफैक्ट भी दिया जाएगा। और उतने में एल्डर ने उस इमॉर्टल ऑफ को रिलीज करते हुए बैटल को शुरू कर दिया। तो इस ऑफ को कैप्चर करने के लिए कॉन्टेस्टेंट में फाइट शुरू हो गई। साथ ही प्लेटफॉर्म पर रुक के ही फाइट करना अलाउड था। जो भी प्लेटफॉर्म से बाहर गया उसे ट्रायल से एलिमिनेट किया जाएगा। इधर एक पावरफुल बंदे ने वांग के साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया था। हालांकि वांग तीसरी लेवल पर होके भी 5वीं लेवल के बंदे को काफी आसानी से एलिमिनेट कर चुका था, जो देखकर जाओ नाम के बंदे को काफी ज्यादा जेलसी फील होने लगी। इसलिए वो मिंग से एक डील करने की कोशिश करता है। वो कह रहा था कि अगर तुम इस वांग को हराने में मेरी हेल्प करो तो जीतने के बाद मुझे जो भी रिवॉर्ड मिलेगा वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। मगर मिंग ने इसके लिए साफ साफ इनकार कर दिया। इसलिए अब जाओ ने वहाँ मौजूद सभी कल्टीवेटर्स को 1000 स्पिरिचुअल स्टोन देकर वांग युन के खिलाफ कर दिया। ये सब देखकर एल्डर कहने लगे कि जाओ एक रईस फैमिली से बिलोंग करता है, तो मेरे ख्याल से वो अपनी ट्रिक्स का यूज करके आसानी से वांग युन को हरा देगा। मगर वानली को पता था कि वांग में इतना पोटेंशियल तो जरूर है कि वो इन सबको हरा दे। वहीं पर वांग अपने ड्रैगन स्टाफ का यूज करते हुए इन सभी के साथ फाइट करने लगा, जिसमें थोड़ी देर में वो घायल हो जाता है। तो जाओ उसकी हालत देखकर कह रहा था कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, जल्दी से मेरे सामने हार मान लो। मगर वांग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए जाओ ने अपना सेकंड सोर्ड राइडिंग द सोर्ड विंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। इस फॉर्मेशन की मदद से उसने वांग पर कई सारे अटैक कर दिए थे, जो देखकर मिंग काफी ज्यादा भड़क गई। वो उससे कह रही थी कि तुम सभी लोग टीम अप होकर एक बंदे को परेशान कर रहे हो। इससे तो साफ पता चल रहा है कि तुम कोई बहादुर नहीं बल्कि एक लूजर हो। और फिर वो भी उनके साथ फाइट करना शुरू कर देती है। उसने अपने अजूर स्लैशेस का यूज करते हुए वांग को बचाने की पूरी कोशिश तो की, मगर वो जाओ के अटैक से घायल हो जाती है। और अब जाओ उस पर एक फाइनल अटैक करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले ही वांग सोड एनर्जी से खुद की बॉडी को टेम्पर करने लगा। इसमें मिंगलोंग ने भी उसकी हेल्प की थी, जिसके चलते वांग युन जाओ के अटैक को अपनी सोड एनर्जी से ही काउंटर कर देता है। साथ ही साथ जाओ उस एनर्जी की वजह से काफी पीछे पुश हो गया था। सभी लोग देखते हैं कि वांग ने अपनी सोड एनर्जी से इंटरनल ऑर्गन को टेम्पर किया है, जिसके चलते वो अब बॉडी टेम्परिंग की 5वीं लेवल पर पहुंच चुका था। और उसका कारनामा देखकर यानली भी उस पर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। इधर वांग ने अपने एक ही सोड अटैक में वहाँ मौजूद सभी लोगों को घायल कर दिया, जो देख जाओ अपनी स्पेशल मूव 4 सोड ड्रैगन रोअर को एक्टिवेट कर देता है। तो वांग ने भी हेवन स्प्लिटिंग टेक्निक का यूज करते हुए उसके अटैक को काउंटर कर दिया, जिसके चलते जाओ ये मुकाबला हार चुका था। और फाइनली वांग उस इमॉर्टल ऑफ को अपने ड्रैगन स्टाफ पर कैच कर लेता है, जो देखकर तो एल्डर काफी ज्यादा खुश हो गए। अब उन्होंने वांग को इस मुकाबले का विनर घोषित कर दिया था। वहीं पर सीनियर मो कहने लगा कि पहली बार मुझे लड़कियों के अलावा किसी लड़के का परफॉर्मेंस अच्छा लगा है, जाओ जाकर इसका फूलों के पेटल से स्वागत करो। इधर वांग सोचता है कि फाइनली मैंने इमॉर्टल सेक्ट की ट्रायल को पास कर लिया, अब मैं और ज्यादा पावरफुल बनकर अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले पाऊंगा। इधर कांग अपने भाई सिटुजिन से पूछ रहा था कि तुम अभी तक कहाँ पर थे, देखो तो तुम्हारे वापिस आने तक ये ट्रायल खत्म भी हो गई। जिस पर सिटुजिन कहने लगा कि मैं तो बस वांग युन के लिए एक छोटा सा तोहफा प्रिपेयर कर रहा था। सच बताओ तो वांग युन की जीत से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। इधर एल्डर वांग से कहने लगे कि तुमने ट्रायल में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, तो बताओ तुम्हें गिफ्ट के तौर पर कौन सा आर्टिफैक्ट चाहिए। जिस पर वांग कहने लगा कि मैं तो स्टाफ को काफी इजीली यूज कर पाता हूँ, इसलिए एल्डर ने वांग युन को एक मैजिकल स्टाफ गिफ्ट किया। साथ ही वो अब टोंगशियान सोर्ड सेक्ट का ऑफिशियल डिसाइपल बन चुका था। वो एल्डर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे सीनियर सन को भी मेरे साथ रहने दीजिए, इस दुनिया में उनके अलावा मेरा और कोई नहीं। तो एल्डर भी उसे इसकी इजाजत दे देते हैं। मगर वांग देखता है कि एल्डर सन तो वहाँ पर है ही नहीं। एक बंदा उसे बता रहा था कि तुम्हारे एल्डर सन को तो सिटुजिन इमॉर्टल बीस्ट गार्डन ले गया था और तब से वो वापिस आई ही नहीं। जो सुनते ही वांग घबराकर सीधा घर पहुँच गया, जहाँ पर उसके सामने एल्डर सन की लाश पड़ी थी, जो देख वांग युन पूरी तरह से टूट गया। वेल सिटुजिन इसी गिफ्ट को प्रिपेयर करने के लिए ट्रायल से गायब हुआ था। इधर शाओ भी सिटुजिन से कहने लगी कि तुमने उस बंदे को खत्म नहीं करना चाहिए था, इससे तो वांग युन तुम पर काफी ज्यादा भड़क जाएगा। जिस पर सिटुजिन कहने लगा कि हाँ यही तो मैं चाहता हूँ कि वो गुस्से में आकर कई सारे लोगों को खत्म कर दे और हम फिर उस पे सेक्ट के रूल्स को ब्रेक करने का इल्जाम लगाकर उसे एग्जीक्यूट कर रास्ते से हटा देंगे। इधर वांग युन अपने एल्डर सन को दफना कर कसम लेता है कि वो जल्द ही उनकी मौत का रिवेंज लेगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।